आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा बिहार एस्टेट का पेपर। तो ये आपको रेगुलर मिलेगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, देरी ना करते हुए आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको हम एसएसटी का 100 क्वेश्चन करवाएंगे जो 9th to 10th का है के लिए होता है, उसके लिए हम करवा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। ये 18 तारीख का पेपर है सन 2023 का। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने, यूनानियों ने, डचों ने, जापानियों ने। तो यहाँ पुर्तगालियों ने बनाया था। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज कैरावल का निर्माण किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में, 1498 में, 1600 में या 1602 में? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुआ था, जिसे इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र द्वारा इसे 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने की थी? कोलंबस ने, वास्को डी गामा, मैगलेन, बार्थोलोमियो डियाज ने। किसने किया था? तो बार्थोलोमियो डियाज ने। किसकी खोज? उत्तम आशा अंतरीप की। उत्तम आशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप की खोज वर्ष 1428 में बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल का रहने वाला था ने किया था। पुर्तगाल इस मार्ग से होते हुए भारत पहुंचे थे। भारत उस समय यूरोप में मसालों का महत्वपूर्ण स्रोत था। देखिए चौथा क्वेश्चन, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? टॉमस पेन ने। तो यहाँ देखते हैं सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना टॉमस पेन ने की थी। टॉमस पेन इंग्लैंड का राजनीतिक कार्यकर्ता, दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतकार था। उसने कॉमन सेंस और अमेरिकन क्राइसिस नामक पुस्तक की रचना किया था। इसके विचार मानव अधिकारों के प्रबुद्धता युग के आदर्शों को दर्शाते हैं। इनके विचारों ने अमेरिकी क्रांति को भी प्रभावित किया है। पांचवा क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? जॉर्ज तृतीय का पतन, संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मिलना, गणतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रयोग। तो यहाँ पे क्या था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? यहाँ पे ए वाला, ये नहीं, यहाँ डी वाला सही होगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 ईस्वी में हुआ था तथा इसने अमेरिका के मूलभूत राजनीतिक ढांचे को ही बदल दिया और अमेरिका एक गणतंत्रात्मक गणराज्य घोषित हुआ तथा अमेरिका में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित की गई थी। छठा क्वेश्चन है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो ये आप लोग जानते हैं 1688 में हुई थी। आगे देखते हैं, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? अफ्रीका में, भारत में, नेपाल में, चीन में। तो अफ्रीका में जनजातियों की सर्वाधिक आबादी है। अफ्रीका में जनजातियों की सर्वाधिक आबादी है। अफ्रीका को जनजाति महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। अफ्रीका की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जैसे कंजर, डोगोन, योरूबा, माबेगा है। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था कौन था? सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा। तो तिलका मांझी थे जो पहले व्यक्ति थे जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था वह था तिलका मांझी। तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। तिलका मांझी संथालों के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में कभी पीछे नहीं हटे। संथाल जनजाति के लोग राजमहल की पहाड़ी के जंगलों में जीवन यापन करते थे और जब अंग्रेजों ने उन्हें हस्तगत करना चाहा तो तिलका मांझी के नेतृत्व में विद्रोह हो गया। अगला क्वेश्चन है, चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1771 में, 1772, 1871 में कि 1872 में? तो 1771 में चुआर विद्रोह शुरू हुआ था। चुआर विद्रोह की शुरुआत 1771 ईस्वी में हुई थी। 1771 में धल भूम के राजा जगन्नाथ धल के नेतृत्व में चुआरों ने
बहरा गोड़ा और नरसिंहगढ़ के सभी तथा हल्दी पोखर के 2 गांवों को आग के हवाले कर दिया था। 1782 से 84 में मंगल सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अंततः इस विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? मंगल पांडे की, जतरा भगत की, शिबू सोरेन की गुंडाधुर की? तो गुंडाधुर की। बस्तर आंदोलन में गुंडाधुर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। आज़ादी के गुमनाम नायकों में से एक रहे बस्तर के गुंडाधुर ने 1910 में आदिवासियों की धरती को बचाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध भूमकाल आंदोलन का नेतृत्व किया। यहाँ पे भूमकाल आंदोलन भी पूछा जा सकता है। और अंग्रेजों द्वारा तमाम छल बल अपनाने के बावजूद वे कभी पकड़े नहीं गए। इस आंदोलन की नींव 1891 में पड़ी, जब अंग्रेजों ने बस्तर के तत्कालीन राजा के चाचा को दीवान पद से हटा दिया था। अगला क्वेश्चन है, कोल विद्रोह कब हुआ था? 1871 से 32 तक, 1832 से 33 तक, 1833 से 35 तक, 1834 से 35 तक या 1836 में? तो कोल विद्रोह 1831 से 32 तक हुआ था। कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था, जिसका नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। कोल विद्रोह की विशेषता यह थी कि कोल आदिवासी अकेले नहीं लड़ते थे, बल्कि उनके साथ हॉन्स, ओराव और मुंडा जैसे अन्य आदिवासी भी लड़ते थे। कोल विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू किया गए शोषण का ही एक प्रतिफल था। 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था? रानी शिरोमणि, चुंडामन राय, बुद्धू भगत या भैरव? तो अभी हम लोग पढ़े हैं बुद्धू भगत। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। यह विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था। यह विद्रोह कंपनी द्वारा शुरू किए गए शोषण की प्रक्रिया का परिणाम थी। अंग्रेजों के खिलाफ हुए आदिवासी विद्रोह में यह सबसे सशक्त विद्रोह था। हालांकि आधुनिक उपकरणों से लैस अंग्रेजों ने इस विद्रोह को अंततः दबा दिया था। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। डैश देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि को धान के रूप में भी जाना जाता है। गेहूँ, ज्वार, चावल, बाजरा। तो चावल धान के रूप में भी जाना जाता है। चावल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल फसल के लिए चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो चावल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। यह कब होता है? उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में हमें का ये आहार है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? चीन है, पाकिस्तान है, मलेशिया, मिस्र? तो यहाँ पे चीन ऐसा देश है जो चावल के उत्पादन में सबसे प्रमुख देश है। चीन चावल का प्रमुख उत्पादक है। विश्व के 3 सर्वाधिक चावल उत्पादक देश इस प्रकार है: चीन है, भारत है, बांग्लादेश है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? 21%, 12%, 2% या 4%? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत दिया गया था। आगे देखते हैं, भारत में कुल फसल उत्पादन का 22.34% क्षेत्र तिलहन के अंतर्गत आता है। भारत में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं गुजरात में किया जाता है। अतः कोई भी विकल्प यहाँ पे सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है? चावल, गेहूं, चना, मटर? तो चावल है। चावल खरीफ फसलों का उदाहरण है। खरीफ की फसलें अधिकतर दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती है। खरीफ की प्रमुख फसलें हैं चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा आदि। रबी की ऋतु अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ हो कर मार्च अप्रैल में समाप्त होती है। रबी की प्रमुख फसलें गेहूँ, चना, तोरई, सरसों व जौ है। निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? स्थानांतरण कृषि, वृक्षारोपण कृषि, बागवानी कृषि या गहन कृषि? तो यहाँ वृक्षारोपण कृषि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है?
यहाँ रबड़, जूट, टमाटर, कॉफ़ी। तो जूट ऐसी फसल है जो फाइबर फसल है। जूट फसल फाइबर फसल है। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के दौरान में जल निकास वाले उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, लीफ ऑफ नेशंस की कमजोरियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आर्थिक प्रतिबंध लगाने में लीफ की अक्षमता ने इसे पंगु बना दिया है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के हारने वाले पक्ष से बहुत कम राष्ट्र शामिल हुए जिसमें वैधता का अभाव था। लीग के पास कोई सैन्य बल नहीं था और उनके सैनिकों के लिए सदस्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। लीग को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के लिए केवल 1/3 अनुमोदन की आवश्यकता थी। तो यहाँ ऑप्शन ए सही है कि आर्थिक प्रतिबंध लगाने में लीग की अक्षमता ने इसे पंगु बना दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 10वां, ये तो हो गया है, हाँ ये हो गया है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1975 में, 1999 में, 2001, 2006। तो 2001 में यूएनओ को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? चार्टर सदस्य ये 42 थे। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है कि ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसियो के युद्ध का समाधान कैसे किया? डिंड नथिंग द्वारा, या पोलैंड को पुरस्कार देकर, या क्षेत्र को विभाजित किया, या जर्मनी को सम्मानित किया? तो यहाँ क्षेत्र को विभाजित किया। ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाले क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के किस अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? तो पोलैंड को क्षेत्र को विभाजित करके। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कह रहा है, ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे पर समाधान क्षेत्र को विभाजित करके किया। राष्ट्र संघ ने अपने 20 वर्ष के कार्यकाल में जो कार्य किए वे ऐतिहासिक महत्व के थे। राष्ट्र संघ के माध्यम से लोग यह समझ सके कि बिना युद्ध के शांति स्थापित नहीं की जा सकती। अगला है, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा चेम्सफोर्ड हंटर समिति है, मॉन्टेस्क्यू समिति है, या डायर समिति है, या चेम्सफोर्ड समिति है? तो यहाँ पे हंटर समिति होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। कब किया था? अक्टूबर 1919 में। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड हंटन की अध्यक्षता में की गई थी। इसमें कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। इस कमेटी ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब किया गया था? गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो 31 अक्टूबर 1920 से 20 में लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में की गया है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय और पहले महासचिव चमन लाल थे। एटक के गठन के बाद ट्रेड आंदोलन में काफ़ी तेजी आई तथा आगे चलकर एटक राष्ट्रीय आंदोलन का एक घटक बन गया था। कांग्रेस के कई बड़े नेता इससे संबंधित थे। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन करना। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन करना। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ यूरोपीय देशों के औद्योगिक उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन किया गया। आगे, चार्ल्स डिकेन्स द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन कब प्रकाशित हुआ था? 1848 में।
ठीक है। अगला है पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र था, कुसुमपुर था, अजीमाबाद था, उपयुक्त तीनों। तो यहाँ पे क्या था? पाटलिपुत्र था। आगे देखते हैं, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद, अच्छा तीनों था यहाँ पे। पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यक वंशीय शासक उदयन ने किया था। आगे चलकर यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी बनी तथा काफी समय तक यह राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रही। 7वीं शताब्दी में जब कन्नौज का उदय हुआ तब जाकर पाटलिपुत्र की महत्व में कमी आने लगी। भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? तो 1863 में कोलकाता में। 1863 में कोलकाता में धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, 31वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? तो अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? चीन, जापान, कोरिया। चीन, जापान, कोरिया में मुद्रण की तकनीक सबसे पहले आई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो चीन से। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? नर्मदा, ताप्ती, सोन, जोहिला। तो यहाँ पे ताप्ती ऐसी नदी है जिसका उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक से नहीं है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। यह 724 किलोमीटर लंबी है। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था? तो अरब देशों के द्वारा। सर्वप्रथम मानसून शब्द अरब देशों के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था। भारत आने वाली अरब नाविकों में सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया गया था। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण इन्हें लाभ हुआ। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 अंश दक्षिण के बीच रहता है। इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड। तो पश्चिम बंगाल में। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? चेस्टैन, अर्जुन, चंदन, शीशम। तो इसमें से चेस्टनट के वृक्ष पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। पर्वतीय वन क्षेत्रों में 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंची वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन है, दची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, पक्षी अभ्यारण्य है, आरक्षित वन क्षेत्र है। तो राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व पाया जाता है? बिहार में। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व पाया जाता है? तो ये 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? 1906 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार के राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष को जनसांख्यिकीय विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? 1921 को जनसांख्यिकीय विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मेघना, जमुना, सुरमा, कर्णफूली। तो जमुना नाम से ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? तो 70%। भूटान का 70% क्षेत्र वन आच्छादित है। अगला है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 है। ये वाला सही है यहाँ पे, 8848। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? उद्योग पर, कृषि पर, पर्यटन पर। तो पर्यटन पर। अगला क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर आएगा डी, 1:1 लाख। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे बी वाला सही होगा, भौगोलिक मानचित्र कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास की स्थिति के आधार पर
संसाधन को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ संभावित विकसित स्टॉक रिजर्व उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी सही है। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को प्रभावी संसाधन, विकसित संसाधन और रिजर्व के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश जमा में समृद्ध है। तो ए कोयला। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और कोयला जमा में समृद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह डैश दे के कुल क्षेत्रफल का 80% भाग है। तो किसका है? मध्य प्रदेश का, कि असम का, राजस्थान या पंजाब का। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर? यहाँ पे उत्तर आता है डी वाला। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न है। यह पंजाब में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। तो यहाँ पंजाब होगा। अब यहीं पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके आगे अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें मिलेगा आपको। अभी हम 52 क्वेश्चन पे ही समाप्त कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बाय।